हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और स्वागत है आप सभी का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम आज उत्तर प्रदेश में बीते हफ्ते उन महत्वपूर्ण खबरों को सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के आगामी परीक्षा में जो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाएगी उसमें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश के वह कौन कौन से जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो अगर मानचित्र में हम देखें तो यहां पर सबसे पहले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज यह वह जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां से देखें कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये बातें रही मानचित्र से संबंधित और आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा एवं रोजगार NILP के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो अगर हम बात करें NILP की तो यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, जिसमें कि सतत शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा एवं मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान शामिल है। इसमें रोजगार शामिल नहीं है। तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। वहीं अगर बात करें इस योजना के लक्ष्य की तो इसका जो लक्ष्य है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर करना है। तो दूसरा कथन जो है सही है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर 2 हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सबसे पहले यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि अभी सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना और इसकी जो कार्यान्वयन अवधि है वह वित्त वर्ष 2022 से 2027 तक, यानी कि कुल मिलाकर के यह 5 वर्षों के लिए है। और इसका जो लक्ष्य है, यहां पर ध्यान दीजिए कि उद्देश्य अलग है, लक्ष्य अलग है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करना होगा। तो लक्ष्य की बात क्या है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर करना है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटक है, 5 घटक है, उसमें मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा इसके अंतर्गत शामिल है। और इससे संबंधित जो भी सामग्री होगी वह दीक्षा मंच पर, जो कि NCERT से संबंधित है, उपलब्ध होगी। और इसके अंतर्गत इसे मोबाइल ऐप से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग मोबाइल ऐप के जरिए भी किया जा सकता है। और जो भी स्कूल होंगे वह इस योजना के क्रियान्वयन की इकाई होंगे। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एफिंडेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? विकल्प है पुणे, जैसलमेर, नैनीताल या कोयंबटूर। तो जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं, अगर इसको देखें तो AF से यहां पर अफ्रीका, IN से इंडिया, D फॉर डिफेंस, X मतलब एक्सरसाइज, यानी कि भारत और अफ्रीका संयुक्त अभ्यास की बात कर रहा है जो कि अभी हाल ही में पुणे में आयोजित किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर A हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में 16 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह एक सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण एवं एक दूसरे की जो सर्वश्रेष्ठ कार्य योजना है उसको आत्मसात करना है। और इस अभ्यास के दौरान अफ्रीका महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की तरफ से सिख, मराठा और महार रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा यहां पर एक इक्विपमेंट डिस्प्ले का भी आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत भारत द्वारा जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उससे संबंधित 32 उद्योगों के विनिर्मित 75 स्वदेशी उत्पादों को भी यहां पर प्रदर्शित किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां से हो जाएगा ए वाला। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है 6G टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
भारत में 6G प्रोजेक्ट 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त परिषद स्पेक्ट्रम की पहचान, उपकरणों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2030 तक 6G सेवा पर आधारित संचार प्रणाली को लागू करने के लिए जो एक गाइडलाइन है उसका अनावरण किया गया है। और बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में ही लागू किया जाएगा। यानी कि पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, और इसके अंतर्गत एक परिषद का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य होगा कि स्पेक्ट्रम की पहचान करना, उपकरणों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके निर्बाध रूप से ये जो 6G टेक्नोलॉजी होगी उससे संबंधित सेवाओं को लोगों तक मुहैया कराना होगा। तो यहां पर जो दोनों कथन है सही है। प्रश्न का सही उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ अन्य बातों को देखें तो 6G टेक्नोलॉजी जो है, सबसे पहले तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी जो अभी वर्तमान में भारत में चल रही है उसकी एक उत्तराधिकारी के रूप में देखी जा रही है। उत्तराधिकारी के रूप में देखी क्या जा रही है, उसकी उत्तराधिकारी ही है। और यह जो है मोबाइल नेटवर्क की 6ठी पीढ़ी है, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, 6th जनरेशन। यह जो है प्रति सेकंड 1 टेराबिट तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान कर सकती है। और इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण की बात करें तो 23 से 25, और दूसरा जो चरण होगा 25 से 30 तक होगा। और इसके अंतर्गत जिस परिषद का गठन किया गया है या नियुक्त की गई परिषद, उसका जो कार्य होगा स्पेक्ट्रम की पहचान, उपकरणों के लिए एक इकोसिस्टम बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा इसका जो मुख्य फोकस होगा वह नई तकनीकों जैसे कि टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, टैक्टाइल इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर फोकस करना होगा। तो ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रहे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन कहां किया गया? विकल्प है उड़ीसा, कोयंबटूर, उत्तराखंड या फिर लखनऊ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को भर्ती करके भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो या जल सेना हो, उसमें नौजवानों को भर्ती करके भारत को सेवा प्रदान करने के लिए एक योजना के तहत इसे लागू किया गया था। और इसी योजना के अंतर्गत अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो पास आउट होकर के ओडिशा के INS चिल्का के पोर्टल से अभी पास आउट हुआ है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले लगभग 2600 अग्निवीरों का पहला बैच जो है INS चिल्का के पोर्टल से पास आउट हुआ है, जिसमें 273 महिलाएं भी शामिल है। यानी कि 273 महिला अग्निवीर भी इस बैच में शामिल है। और इसी के फलस्वरूप भारतीय नौसेना को महिला नाविकों का पहला बैच मिला है। और 28 मार्च को इन अग्निवीरों के पहले बैच के प्रशिक्षण की समाप्ति हुई है। और इन अग्निवीरों की अगर बात करें तो ये अग्निवीर जो है, अगर बात करें ये जो पहला बैच पास आउट हुआ है, इनमें वे अग्निवीर भी शामिल हैं जो इस साल गणतंत्र दिवस पर भारतीय नौसेना की RD परेड टुकड़ी का हिस्सा थे। यानी कि 26 जनवरी 2023 में जो परेड आयोजित की गई थी लाल किले पर, तो वहां पर जो RD परेड टुकड़ी थी उसमें जो शामिल नौजवान थे, चाहे वह पुरुष रहे हो या महिलाएं रही हो, वह भी इसके हिस्सा हैं। यानी कि जो पहला बैच है इसमें ये लोग भी शामिल थे। तो प्रश्न का सही उत्तर यहां से हो जाएगा उड़ीसा वाला। चलते हैं आगे की तरफ। सवाल है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1966 में लुप्तप्राय हिरण संगाई के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था। यहां अंदर से खोखले फ्लोटिंग पुमड़ी ब्लॉक पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दरअसल अभी हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री ने मणिपुर सरकार को केबुल लामजाओ और लोकटक झील के संरक्षण के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। और इसी के अंतर्गत अगर बात करें तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बार सुर्खियों में बना है। और संभावना ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली है, खासकर अगर लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो संभावना है कि इससे संबंधित कोई सवाल पूछा जाए। तो अगर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मणिपुर में लोकटक झील में विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1966 में यहां पर लुप्तप्राय हिरण संगाई के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए की गई थी, जबकि वर्ष 1977 में इसे अधिसूचित किया गया था। तो इससे संबंधित अगर कुछ बातों को सबसे पहले देखें तो कब इसे अधिसूचित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में? वर्ष 1977 में।
और यहीं पर एक जलीय वनस्पति पाई जाती है जिसे हम फुमड़ी कहते हैं, जो कि बाहर से तो ठोस होती है लेकिन वह अंदर से खोखली होती है और इसी खोखलेपन की वजह से वह जो है तैरती हुई दिखती है। और यह इसका निर्माण कैसे होता है, तो अगर बात करें तो घास फूस और मिट्टी परत दर परत जब जुड़ती चली जाती है तो इस फुमड़ी का निर्माण होता है। तो यहां पर अगर देखें तो जो दोनों कथन है बिल्कुल सही है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है, रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन राज्य में कहां किया गया? विकल्प है प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को कैसे दुगनी किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और नई नई योजनाएं दिन प्रतिदिन लागू की जा रही है, जिससे कि जो परंपरागत कृषि का तरीका है उस रास्ते से आगे बढ़ करके किसान जो है नई तकनीकों पर आधारित व्यवसायों और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न होकर के अपनी आय को दुगनी करने में अपनी स्वयं की सहायता कर सके। और इसी से संबंधित जो है अभी हाल ही में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस मेले के पीछे मुख्य रूप से जो उद्देश्य था उसकी अगर बात करें तो यहां पर किसानों को रेशम उत्पादन के बारे में, साथ ही साथ रेशम उत्पादन से संबंधित जो भी दिक्कतें आती हैं उनको किस तरह से टैकल करना है या रेशम उत्पादन के लिए कैसे उत्साहित करना है किसानों को, जिससे कि वो अपनी आय को दुगनी कर सके। इसी कारण से इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? गोरखपुर में। गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया है। तो इतना डिटेल नहीं ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर बात करना है तो खाली यहीं पर बात आपकी खत्म हो जाती है कि इसका आयोजन राज्य में कहां किया गया, वह है गोरखपुर। और यह किससे जुड़ा हुआ है? रेशम उत्पादन से। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि गोरखपुर। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि आगामी मेंस की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके लिए दृष्टि संस्थान की ओर से कक्षाएं ऑनलाइन मोड में दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई हैं। और इस कोर्स के अंतर्गत क्या सुविधाएं आप सभी को प्राप्त होंगी, यहां पर आप सभी देख सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी या कोई जानकारी आप सभी चाहते हैं तो इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स में प्रवेश लेकर के दृष्टि संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल बनाया गया है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो अगर बात करें सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर की, तो यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है इसी का एक हिस्सा है और यह 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो दोनों कथन सही है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। इससे संबंधित थोड़ी सी बातों को अगर देखें तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो कि 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। अगर इसकी स्थिति की हम बात करें, खास तौर से पिक्यूलियर स्थिति की बात करें, तो यह नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी ढलानों पर स्थित है जो पश्चिमी घाट का भाग है और यह भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। और यहीं पर एक घास पाई जाती है जिसे हाथी घास कहते हैं, जो कि बहुत ही मूल्यवान घास होती है और इसके जो कीमत है सागौन और रोजवुड की लकड़ियों की जितनी ही होती है। और खास बात इस टाइगर रिजर्व की और एक ये भी है कि भारत में जो भी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें से तकरीबन 8% प्रजातियां इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई हैं। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल बनाया गया है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे शॉर्ट में पीएम श्री भी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है, इसके तहत 1000 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है, पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे।
तो इसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले पीएम श्री योजना की, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत 14,500 स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। तो यहां पर जो सी वाला विकल्प है यह गलत हो जाता है। और अभी हाल ही में इसी तरह के 9,000 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसकी वजह से यह जो योजना है एक बार सुर्खियों में बनी हुई है और इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए ही लागू किया जा रहा है। और अगर बात करें इस योजना के अंतर्गत, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये इसके सभी घटकों का प्रदर्शन तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ यह एक कार्य और भी करेगी। वह कौन सा कार्य होगा कि जो इस आसपास के अन्य स्कूल हैं उनको सलाह देने का भी यह कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे? जो कि पीएम श्री से जुड़े हुए स्कूल होंगे। तो इसकी डिटेलिंग को अगर देखें तो सबसे पहले इसे 7 सितंबर 2022 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था और देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित करने की यह एक योजना है। और अगर बात करें इसकी अवधि जो है, इसकी अवधि 2022-23 से 2026-27 तक, यानी कि 5 वर्ष की अवधि तक इसे लागू किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सी वाला कथन है गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है, सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर अनुसूची 4? तो अभी हाल ही में आप सभी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस को अवैध रूप से अपने पास रख रहा है और उसकी देखभाल भी कर रहा है। हालांकि यह जो सारस उसके पास है वह चोटिल था, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी चूंकि उसने प्रशासन को इसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी है, तो इसी के लिए इस पर मामला भी दर्ज किया गया है और यह काफी मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। तो इसी को जोड़ करके यह सवाल बनाया गया है। तो अगर बात करें जो सारस है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगर बात करें सारस की, तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो है ही है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी है। और यह कहां पाया जाता है? अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यह उत्तरी और मध्य भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा 6x6x6 रणनीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डेंगू बुखार, तपेदिक, रेबीज या फिर एनीमिया? तो इसका संबंध जो है एनीमिया से है। दरअसल अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा एनीमिया से संबंधित जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उस पर कहां तक कार्य हुआ या एनीमिया को रोकने के लिए किन किन योजनाओं को लागू किया गया है और उसमें कहां तक सरकार जो है सफल हुई है, इसकी जानकारी दी गई है, जिसकी वजह से यह प्रश्न जो है या फिर यह कह लें यह जो रणनीति है एक बार सुर्खियों में बनी हुई है। इससे संबंधित अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1918 में एक योजना चलाई गई थी जिसमें महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत योजना की पहल की गई थी। और इसी के अंतर्गत 6x6x6 रणनीति अमल में भी लाई गई थी। रणनीति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 आयु समूह, 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र शामिल है, जिसमें कि 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र के जरिए यानी कि इनके कार्यान्वयन के माध्यम से 6 लाभार्थी आयु समूहों को एनीमिया से मुक्त करना है या इनके अंतर्गत एनीमिया को कम करना शामिल है इस रणनीति के अंतर्गत। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि 6x6x6 जो रणनीति है यह एनीमिया से संबंधित है। ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम सवाल और हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आगामी प्रश्न पत्र में आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से जो जानकारी आप सभी को दी गई, यदि आप इनके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो दृष्टि पीसीएस के चैनल पर, साथ ही साथ दृष्टि आईएएस के चैनल पर जो विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आप वहां से इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।